तो कहानी की शुरुआत ओरोहन से होती है, जो कि अपने आप को एक डंजन में अकेला पाता है। लेकिन तभी पीछे से कुछ डिमोनिक रैबिट्स उस पर अटैक कर देते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी ओरोहन भी अपनी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ता है और लोगों को खत्म कर देता है। वो अपने मन में बोलता है, लगता है मेरे अंदर कुछ तो काबिलियत है और मैं अभी भी स्वॉर्ड्समैन बन सकता हूँ। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, क्योंकि तभी उसके पीछे कुछ गॉब्लिन मॉन्स्टर भी अब वहाँ पर आ चुके थे और अब वो ओरोहन को मारने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी ओरोहन अपने मन में फिर से बोलता है, इस बार मैं स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं बल्कि स्पोर्ट मैजिक का यूज करूंगा। जो ओरोहन होता है वो एक एन्चेंटर होता है, यानी कि जो लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं। वो अपने चारों ओर एक ग्रीन ऑरा को समन कर देता है और अब उसकी पावर भी एक्टिवेट हो चुकी थी और अब वो बिल्कुल रेडी हो चुका था उन लोगों को खत्म करने के लिए। और इस वर्ल्ड में स्पोर्ट मैजिक काफी रेयर होता है, क्योंकि किसी भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स को काफी ज्यादा एनहेंस कर सकता है और किसी भी ह्यूमन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ओरोहन अपने पर स्पोर्ट मैजिक का यूज करके उन गॉब्लिन्स की ओर आगे बढ़ जाता है और एक के बाद एक करके उन गॉब्लिन्स को भी खत्म कर लेता है। लेकिन स्पोर्ट मैजिक की सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड और कुछ मिनट्स तक ही यूज हो सकता है और ओरोहन अपने स्पोर्ट मैजिक को तकरीबन 3 मिनट तक ही यूज कर सकता है। इसलिए ना चाहते हुए भी ओरोहन को बार बार अपने स्पोर्ट मैजिक का यूज करके बार बार अपने माना को रिस्टोर करना पड़ता है। वो एक बार वापस से आगे बढ़ता है और उन गॉब्लिन मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। उसके पास स्वॉर्ड्समैन स्किल भी है, लेकिन साथ साथ में उसके पास एन्चेंटर होने की काबिलियत भी है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी उसे उसी की पार्टी से निकाल दिया गया। हम पास में जाते हैं, जहाँ पर कि उसकी पार्टी का बॉस ओलिवर उसके पास आता है और वो उसे बोलता है, ओरोहन हमने फैसला किया है, हम तुम्हें अपनी पार्टी से निकाल देंगे। क्या तुम मुझे अपनी पार्टी से निकाल दोगे? पर क्यों? ओरोहन को कुछ भी समझ ना था कि आखिरकार ये यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि ओलिवर तो उसके बचपन का दोस्त था और उन लोगों ने मिलकर ही इस पार्टी को क्रिएट किया था। लेकिन उसी वक्त ओलिवर के दोस्त, जिसका नाम की एनेली और डेरिक था, वो लोग भी ओरोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसे बोलना शुरू करते हैं, हाँ तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा मैजिक बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। लेकिन तभी ओलिवर उसे बोलता है, ओरोहन मेरे दोस्त तो मेरे काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मौके दिए, पर तुम मेरी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर सके, इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें निकाल देंगे। ओरोहन इस चीज को बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पाता कि आखिरकार अभी अभी उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ओलिवर और बाकी के सभी लोग उसके काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे और उसने इस पार्टी को अपने लाइफ के 8 साल दे दिए थे और तब जाकर अब ये लोग उसे बाहर निकाल रहे हैं। ओलिवर और ओरोहन ने इस पार्टी को तकरीबन 8 साल पहले क्रिएट किया था। उन लोगों ने पहली बार 94th फ्लोर को क्लियर किया था, जो कि सॉदर्न डंजन का एक काफी अच्छा फ्लोर था और काफी ज्यादा डेंजरस भी, और तब से ही लोग उन्हें द हीरोज पार्टी के नाम से जाना करते थे और उन्होंने इस पार्टी को अपना सब कुछ दे दिया, चाहे वो मैजिक हो या फिर कुछ और। लेकिन अब जाकर ये सभी के सभी लोग उसे निकालने का फैसला कर देते हैं। डायरेक्ट ओरोहन को बोलता है, अबे बच्चे तेरे पास कोई भी अच्छी पावर नहीं है, बाकी टीम के एन्चेंटर के पास काफी अच्छी पावर्स है। हमने पिछली रेड में बाकी टीम के एन्चेंटर की पावर देखी थी, जो कि तुझसे तो काफी अच्छी थी। ओरोहन को तो बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार अभी अभी ये हो क्या रहा है। वो लोगों को बोलता है, क्या तुम लोग आखिरकार ये बोल क्या रहे हो? मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तुम्हें पता है ना मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस टीम के लिए एक एन्चेंटर का रोल निभा रहा हूँ। लेकिन तभी डायरेक्ट उसे बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओलिवर तुझसे काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन है, इसलिए तुझे ना चाहते हुए भी एन्चेंटर का रोल करना पड़ता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो लोग तो ओरोहन की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब कहीं ना कहीं ओरोहन को पता चल चुका था कि आर्ग्यू करने का अब कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही उसकी रिप्लेसमेंट को ढूंढ लिया था। और इस बात को सुनकर तो ओरोहन की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसी के बचपन के दोस्त ने और बाकी दोस्तों ने उसे ही धोखा दे दिया है। और अब वो अपनी बच्ची कुची इज्जत लेकर अब वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी एक लड़की, जिसका नाम की एनेली था, वो उसे कहती है, तुम जैसे लोगों को जो कि किसी भी चीज में अच्छे नहीं होते, हम लोग कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर कि ओरोहन अभी भी उन्हीं गॉब्लिन्स को खत्म करा था। वो अपने मन में बोलता है, मुझे कैसी बिगड़ के अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप और अपने स्पोर्ट मैजिक का यूज करके एक अच्छा खासा और सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन और एन्चेंटर बनना होगा। और अब ओरोहन का काम यहाँ पर खत्म हो चुका था, इसलिए वो मैजिकल क्रिस्टल की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेता है। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर कुछ एडवेंचर की पार्टी घबराती हुई और दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आ जाती है। वो लोग काफी ज्यादा सदमे में थे और काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन ओरोहन को उन लोगों से कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन तभी वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। बॉस आज तो हम उन ऑर्क मॉन्स्टर से
बाल बाल बचे, लेकिन उस लड़की का क्या होगा जिसे कि हम वहीं पर छोड़ कर आ चुके हैं। अरे चुप रहो, किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ओरहुन अचानक से रुक जाता है और जब वो इस बात को सुनता है कि उन लोगों ने अपने ही टीममेट को धोखा दे दिया तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पास्ट में उसके साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ था और अब ओरहुन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसीलिए वो उन एडवेंचर के पास जाता है और उनसे बातचीत करना शुरू कर लेता है। मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन तभी वो बाकी के एडवेंचरर्स और उनको बोलना शुरू करते हैं। बच्चे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अगर तू भी हमारी जगह होता तो तुझे भी ऐसा ही करना पड़ता। हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों का लीडर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए अचानक से वो ओरहुन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ओरहुन उसे बड़े ही आराम से ब्लॉक करके उसे दूर फेंक लेता है। वो उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार उन लोगों ने लड़की को कहाँ पर छोड़ कर रख दिया है। और तभी हम डंजन में उसी अकेली और घबराई हुई लड़की को देखते हैं। वो दीवार के पीछे पीछे जाना शुरू करती है और वो ऑर्क मॉन्स्टर से प्रोटेक्शन के लिए अपने ऊपर बैरियर मैजिक का यूज कर लेती है। लेकिन तभी वो ऑर्क मॉन्स्टर उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं और उसके बैरियर पर अटैक करना शुरू कर लेते हैं। और अचानक से अब उसका बैरियर टूटकर चकनाचूर हो चुका था। वो अपने मन में बोलती है, तो क्या अब मैं मरने वाली हूँ? और तभी एक हवा के झोंके के साथ अब वहाँ पर ओरहुन भी आ चुका था। ओरहुन सबसे पहले अपनी स्वॉर्डमैनशिप और अपने स्पोर्ट मैजिक का यूज करके उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। उस लड़की को बिल्कुल भी समझा था कि आखिरकार ये ऐसा कौन सा इंसान है जो कि स्वॉर्डमैनशिप और स्पोर्ट मैजिक का यूज भी कर सकता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा रेयर स्किल होती है। और जब वो उसके स्वॉर्डमैनशिप और स्पोर्ट मैजिक को देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। इतने में ही ओरहुन आगे बढ़ना शुरू कर लेता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है। अब कहीं न कहीं उसे समझ आ चुका था कि ऑर्क मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा पावरफुल भी है, इसलिए ना चाहते हुए भी उस लो रैंक की एडवेंचर पार्टी को रिट्रीट होना पड़ा। और कहीं न कहीं मुझे समझ आ चुका था कि आखिरकार उन लोगों ने ऐसा क्यों किया था। हम ओरहुन को देखते हैं जो कि ऑर्क मॉन्स्टर पर अपनी एन्चेंटेड स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और अब वो लोग फाइनली खत्म हो चुके थे। वो उस लड़की को बोलता है, क्या तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब वो लोग उस डंजन के बाहर तक आ चुके थे जहाँ पर कि ओरहुन अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर लेता है। लेकिन तभी वो लड़की जिसका नाम की सोफिया था वो उसे बोलती है, प्लीज क्या आप रुक सकते हैं? और उनको समझा था कि आखिरकार ये लड़की बोल क्या रही है। लेकिन तभी वो उसके सामने थोड़ी क्यूटी बनने की कोशिश करती है और वो उसे बोलती है, मुझे आपके साथ डिनर पर जाना है। और ओरहुन बेचारा बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता और ना चाहते हुए भी अब वो उसके डिनर पर जाने के लिए एकदम हामी भर लेता है। अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी ओरहुन को उस लड़की के कपड़ों पर कुछ अजीब सा क्रैश दिखाई देता है और उसे याद आता है कि ये क्रैश कहीं ना कहीं उसने देखा ही था। बाद में जाकर उसे याद आता है कि जो सोफिया है वो इस किंगडम की सबसे पॉपुलर गिल्ड नाइट्स का सिल्वर रैबिट की एक मेंबर है और एक काफी खतरनाक बात होती है। और अब वो लोग डिनर के लिए एक लोकल रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर कि सोफिया को अपनी बड़ी बहन सेल्मा मिलती है। और जब सेल्मा सोफिया को ओरहुन के साथ देखती है तो उसे लगता है कि ओरहुन उसका बॉयफ्रेंड है। और अब वो सोफिया पर काफी गुस्सा हो चुकी थी। वो उसे बोलती है, तुम काफी छोटी हो और ये बिल्कुल भी तुम्हारी कोई एज नहीं है बॉयफ्रेंड रखने की। और सोफिया उसे बिल्कुल भी कुछ समझा नहीं पाती। और बाद में जाकर ओरहुन को याद आता है कि वो सेल्मा को जानता है, क्योंकि सेल्मा और वो दोनों ही एक ही गिल्ड से ग्रेजुएट हुए थे और वो दोनों ही एन्चेंटर है। और जो सेल्मा होती है वो इस पूरे किंगडम की एक महान एन्चेंटर होती है और यहाँ तक कि वो एक एस रैंक की पार्टी की मेंबर ही थी। और वो सेल्मा ही थी जिसने की एन्चेंटर्स को पूरे किंगडम में और पूरे वर्ल्ड में फेमस किया था। और जो कोई भी किसी भी टीम में रोल होते हैं जैसे कि अटैकर, डिफेंडर और सपोर्टर, ये कुछ भी सेल्मा ने किया था। और सेल्मा के ही स्पोर्टिंग मैजिक को देखने के बाद ओलिवर और बाकी लोगों ने ओरहुन को अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था। ओरहुन सेल्मा को देखता है और उसे बिल्कुल भी समझा था कि आखिरकार सेल्मा उसे बड़ी ही अजीब तरीके से देख क्यों रही है। सेल्मा को अभी भी लग रहा था कि ओरहुन और सोफिया गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, लेकिन अब उसकी गलतफहमी दूर हो चुकी थी। लेकिन सेल्मा को ओरहुन की बातों से ऐसा लगता है कि वो सोफिया में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन तभी सोफिया आगे बढ़ती है और वो सेल्मा को बोलती है, प्लीज आप उस आदमी को मत डांटिए जिसने की मेरी जान बचाई थी। और अब सेल्मा को पता चुका था कि जो सोफिया है उसने अकेले ही डंजन में जाने का फैसला किया था और ओरहुन ने वहाँ पर उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो ओरहुन से माफी मांगती है। और अब सारी गलतफहमी दूर हो चुकी थी। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और सोफिया ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कि आखिरकार ओरहुन और सेल्मा एक दूसरे को कैसे जानते हैं।
सलमा को बहुत हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि सोफिया को ऑरन के बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि ऑरन फेमस हीरोज पार्टी का मेंबर रह चुका था। और ये सुनते ही सोफिया काफी शॉक्ड हो चुकी थी, इसीलिए वो ऑरन से जल्दी रिस्पेक्ट के साथ बातें करने लग जाती है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसके सामने हीरोज पार्टी का एक मेंबर खड़ा है और वो कोई और नहीं बल्कि ऑरन खुद है। वो उसे बोलती है, सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो। तभी ऑरन जल्दी से उन्हें बताता है कि वो किसी भी हीरोज पार्टी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी राह पर निकल चुके थे और उन लोगों ने ऑरन को पहले ही अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था। और सलमा तो ये सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई इतने पावरफुल एजेंट को अपनी टीम से कैसे बाहर निकाल सकता है। फिर वो ऑरन से पूछती है, इसका मतलब ये है कि अभी तुम फ्री हो? ऑरन को लगता है कि सलमा उसे वापस से सिल्वर रैबिट्स को ज्वाइन करने के लिए बोलने वाली है, इसीलिए सलमा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ऑरन मना कर देता है, मुझे माफ करना, अभी मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। सलमा मुस्कुराकर बताती है कि ऑरन ने गलत समझ लिया है, वो उसे ज्वाइन करने की कोशिश नहीं कर रही थी और असल में वो चाहती है कि ऑरन कल होने वाले टीचिंग एक्सपीडिशन में ट्यूटर की तरह शामिल हो और उसका काम होगा नए नए स्टूडेंट को ट्रेन करना। सलमा समझाती है कि इस नए मिशन में ए रैंक के एडवेंचरर्स और उसके ऊपर के लोग नए स्टूडेंट्स को गाइड करेगी ताकि वो लोग अगले 3 दिन में सॉदर्न ग्रेट डंजन के 50th फ्लोर के नीचे आ जाएगी। यह सुनकर ऑरन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि आमतौर पर इतने गहरे जाने में टॉप के एडवेंचरर्स यहाँ तक कि ए रैंक और बी रैंक को भी 6 महीने से लेकर 1 साल तो लग ही जाते हैं। और सलमा को पहले से पता था कि ये मिशन काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि वो लोग इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए किसी शॉर्टकट को अपनाने वाले हैं। ऊपर से उनके क्लैन के स्पॉन्सर्स इस मिशन को लेकर काफी दबाव भी बना रहे थे और उनको समझ आता है कि अगर बात सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर की होती तो क्लैन इस खतरनाक से प्लान को मना भी कर सकता था, यानी इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह है। थोड़ी देर और सोचने के बाद ऑरन पूरी की पूरी बात को समझ आता है और उसे लगता है ऐसे न्यू स्टूडेंट्स जो कि अभी फ्लोर बॉस तक को नहीं हरा सकते, अगर वो लोग फ्लोर के नीचे नीचे लेवल तक पहुंच जाए तो इसके कारण से पूरा का पूरा क्लैन मजबूत हो जाएगा। सलमा को हैरानी होती है कि ऑरन ने इतनी कम जानकारी में पूरी की पूरी बात समझ ली। उसे एहसास होता है कि ऑरन जितना दिखता है उसे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। दरअसल डंजन में 10 फ्लोर के बाद एक फ्लोर बॉस आता है और उसे हरा कर ही वो लोग आगे बढ़ सकते हैं और नए स्टूडेंट्स को इतना एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं होता कि वो लोग अकेले ही फ्लोर बॉस को खत्म कर पाए। इसीलिए अगर उन लोगों का ट्यूटर काफी ज्यादा खतरनाक होगा जो कि फ्लोर बॉस को आराम से हरा सकता है, तो न्यू स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ उस फ्लोर के क्रिस्टल पर रजिस्टर करना होगा और जिससे क्लैन को और बाकी लोगों को काफी अच्छा भी लग सकता है। इसी वजह से क्लैन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत ट्यूटर की जरूरत होती है और इसलिए सलमा चाहती है कि ऑरन इस मिशन में शामिल हो। सलमा हल्के से ऑरन के हाथ को पकड़ती है और वो उसे बोलती है, ऑरन मुझे कैसे भी करके थोड़ी छोटी सी स्पोर्ट के साथ खेलना है। और जब ऑरन इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था और यहाँ तक कि उसी वक्त ऑरन को अपना पास याद आता है कि आखिरकार कैसे उन लोगों ने हीरोज पार्टी से उसे निकाल दिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका स्पोर्ट मैजिक सलमा से काफी ज्यादा कमजोर था। वो अपनी यादों से बाहर निकलता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अगर वो वापस से एन्चेंटर बना तो आगे जाकर उसे पछताना पड़ेगा। वो धीरे से अपने हाथ को छुड़ाता है और सलमा से कहता है, अब मुझे माफ करना, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे आगे के कुछ अलग प्लान है। और तभी सोफिया फिर से मासूम सा चेहरा बनाकर ऑरन से साथ चलने को बोलती है। उसकी हालत देखकर ऑरन खुद को मना नहीं कर पाता और आखिरकार मान ही जाता है, लेकिन वो साफ शब्दों में सलमा से कहता है, सलमा अब मैंने अपने रास्ते को बदल दिया है और अब मैं एक स्वॉर्ड्समैन बन चुका हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो मैं एक स्वॉर्ड्समैन के तौर पर आऊंगा, ना कि किसी एन्चेंटर के तौर पर। और सलमा इस चीज को सुनकर थोड़ी बहुत हैरान तो हो ही चुकी थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हालात बिगड़े तो वो मान लेती है कि ऑरन फिर से एन्चेंटमेंट के तौर पर लौट सकता है। वो ऑरन से कहती है, अगर तुम आ रहे हो तो कल सुबह सुबह सिल्वर रेविड हेडक्वार्टर पहुंच जाना। और उसी रात ऑरन अपने दारू के अड्डे पर बैठ जाता है। दुकान का मालिक बंद करने वाला था, लेकिन जैसे वो ऑरन को देखता है वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और अब ऑरन को अपने साथ अंदर बिठाकर वहाँ पर पिलाना शुरू कर देता है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। दरअसल वो बूढ़ा आदमी पहले से ही ऑरन को जानता था। वो उसे बोलता है, ऑरन बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरी दुकान चल पाई थी और यहाँ तक कि जब तुम एक फेमस एडवेंचर पार्टी के मेंबर बने तब तुमने मेरी दुकान को एडवर्टाइज भी किया। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। और जब ऑरन इस बात को सुनता है तो वो अपने ऊपर शर्मिंदा फील करता है, क्योंकि अब वो किसी भी हीरोज पार्टी का मेंबर नहीं रहा और सभी लोग तो उसे वैसे भी हीरोज पार्टी की वजह से जानते थे, लेकिन अब उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए अब वो सोच में पड़ चुका था, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी अब उसकी मूड को वापस से ठीक कर देता है।
और अब अगली सुबह ओरुन सिल्वर रैबिट्स में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सिल्वर रैबिट्स के हेड विंस से होती है। वो लोग एक दूसरे से सबसे पहले इंट्रोड्यूस होना शुरू हो चुके थे और कहीं न कहीं विंस को ओरुन के बारे में पहले ही बहुत कुछ पता था, जैसे कि वो हीरोज पार्टी का मेंबर है और साथ साथ में वो एक एजेंट भी है। यहाँ तक कि वो तो कब से चाहता था कि वो कैसे भी करके ओरुन को अपनी टीम में लाना जाता है। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी विंस ओरुन को बोलता है, तुम कल के लिए तैयार तो हो ना? हाँ मैं तैयार तो हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं टीचिंग एक्सपीडिशन के बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ। आगे अब हम सैल्मा को देखते हैं, जो कि ओरुन को पूरी की पूरी डिटेल्स बताना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि वो लोग डंजन के फ्लोर तक जाने वाले हैं, जहाँ पर कि वो लोग कुछ रूकीज पार्टी को भी ले जाएगी और साथ साथ में कुछ प्रो यानी कि ई-स्कॉट लोगों की पार्टी को भी ले जाएगी। वो D1 में फ्लोर 21 तक जाएगी और D2 में 36 फ्लोर तक जाएगी और उन लोगों को कैसे भी करके जल्द से जल्द उस फ्लोर तक पहुंचना होगा, क्योंकि वहां पर कुछ तो ऐसा है जो कि गिल्ड को चाहिए। ऊपर से गिल्ड की स्पॉन्सरशिप टीम उन पर दबाव बना रही थी। इतने में ही हम लोग पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर कि विंस और सेल्मा और उनके बारे में बात कर रहे थे। इतने में ही विंस सेल्मा को बोलता है, मुझे पता है ओरुन को हीरोज की पार्टी ने छोड़ लिया, पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ओरुन एक एस है, यानी कि उसके पास काफी ज्यादा कमाल की पावर है और अगर हीरोज की पार्टी ने ऐसा किया तो वो बेचारे वीक बन जाएंगे। इतने में ही सेल्मा आगे से बोलती है, हाँ आपने सही कहा, क्योंकि जो ओरुन है वो काफी अच्छा खासा और काफी ज्यादा पावरफुल एन्चेंटर है। यहाँ तक कि उसकी एन्चेंटिंग स्पीड मुझसे थोड़ी वीक है, लेकिन उसकी कास्टिंग स्पीड मुझसे भी 4 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो फ्यूचर को पहले प्रेडिक्ट कर सकता है कि आखिरकार एनिमी कौन सा अटैक करने वाला है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर कि ओरुन को पूरी की पूरी जानकारी मिल चुकी थी कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेकिन कहीं न कहीं ओरुन को इन चीजों पर शक हो रहा था, क्योंकि उनकी प्लानिंग ठीक ढंग से हुई नहीं थी। इतने में ही वो लोग उससे अपनी टीमिंग के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो ओरुन को बताते हैं कि उन लोगों के पास 10 रूकीज की पार्टी है और 5 ई-स्कॉट पार्टी है, और जिस बात को सुनकर कि ओरुन थोड़ा बहुत शॉक्ड हो चुका था। और इतने में ही सेल्मा उसे बोलती है, क्या तुम्हें सब कुछ समझ आ गया? अगर कोई क्वेश्चन है तो वो तुम मुझसे पूछ सकते हो। इतने में ही ओरुन बोलता है, हाँ मेरे पास एक क्वेश्चन तो है, जैसे कि तुमने कहा कि तुम्हारे पास 10 रूकीज की पार्टी है और सिर्फ 5 ई-स्कॉट की पार्टी, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो हमें ई-स्कॉट की पार्टी ज्यादा लेनी चाहिए, और ई-स्कॉट्स वो लोग होते हैं जो कि काफी ज्यादा प्रो होते हैं और जो कि बाकी लोगों की प्रोटेक्शन और गाइडेंस में काफी ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन तभी विंस और सेल्मा उसके इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते और कहीं न कहीं और उनको इस चीज का थोड़ा बहुत सस्पिशियस लग चुका था। वो अपने मन में बोलता है, मुझे लगता है कि इस चीज में जरूर कोई ना कोई तो खतरा है, जो कि सेल्मा और विंस मुझे कभी बताएंगे नहीं। आगे अब सेल्मा ओरुन से बोलती है, ओरुन मैं तुमसे कल मिलूंगी, और कहीं न कहीं ओरुन भी काफी ज्यादा ब्लश हो चुका था। हम अगली सुबह देखते हैं, जहाँ पर कि ओरुन फाइनली सॉदर्न ग्रेड डंजन के बाहर आ चुका था। वहाँ पर सच में एक बहुत बड़ा डंजन था और वहाँ पर बाकी हीरोज की पार्टी और बाकी रूकीज की पार्टी भी वहाँ पर अवेलेबल थी। ओरुन देखता है कि वहाँ पर तो सच में काफी ज्यादा रूकीज लोग आए हैं, लेकिन जैसे वो थोड़ी देर साइड में देखता है, वो देखता है कि वहाँ पर तो सेल्मा और सोफिया भी अब वहाँ पर आ चुके हैं। और जब सोफिया ओरुन को देखती है तो वो थोड़ी बहुत खुश तो हो ही चुकी थी। ओरुन उसके आउटफिट को नोटिस करता है। उसे पता चलता है कि जो कोई भी रूकीज लोग होते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप की आउटफिट होती है और स्कॉट्स लोगों के पास डिफरेंट टाइप की आउटफिट होती है। और इतने में ही वो सोफिया को बोलता है, सोफिया तुम्हारी ड्रेस तो मुझे काफी अच्छी लग रही है। और जब सेल्मा को इस बात का पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि उसे लगता है कि ओरुन उसकी छोटी बहन पर लाइन मारा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ओरुन को बोलती है, ओरुन तुम पहले ही काफी लड़कियों के साथ रह चुकी हो ना? हाँ वैसे हीरोज पार्टी में काफी लड़कियां तो थी, तो क्या तुमने उन लोगों के साथ प्लॉट को भी डेवलप किया है? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि ओरुन पहले एक ही मेंशन में उन लड़कियों के साथ रहा करता था। लेकिन तभी सोफिया उसे बोलती है, मिस्टर ओरुन आखिरकार आप अब कहाँ रहते हो? दरअसल मैं अब एडवेंचर गिल्ड के इन में रहता हूँ। लेकिन तभी सेल्मा सोफिया को बोलती है, सोफिया आखिरकार तुम्हें क्यों जानना है? कहीं तुमको प्लॉट को तो डेवलप नहीं करना? अरे अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब वो लोग रूकीज की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि जो कोई भी रूकीज लोग होते हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि उन लोगों की फर्स्ट एड थी। और इतने में ही सोफिया भी अब अपने ग्रुप के पास वहाँ पर निकल चुकी थी। आगे हम लोग देखते हैं कि ओरुन और सेल्मा अपने बाकी ई-स्क्वाड मेंबर से मिलते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों की मुलाकात एंथम द डिफेंडर से होती है। बेर्नार्ड जो कि और डिफेंडर था और केथी जो कि एक हीलर थी। और इन लोगों के साथ ही सेल्मा और ओरुन भी बाकी टीम्स के ई-स्क्वाड मेंबर बनने वाले हैं, जो कि बाकी की रूकीज टीम को प्रोटेक्शन और बाकी चीजें प्रोवाइड करेगी। और सेल्मा बाकी लोगों को ओरुन के बारे में बताना शुरू कर देती है कि जो ओरुन है वो एक अटैकर है और साथ साथ में एक एन्चेंटर भी है। और जब बाकी लोग इस चीज को सुनते
सुनती है तो वो लोग उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। इतने में ही हम लोग सलमा के पास को देखती है, वो विंस के पास जाती है। इतने में ही विंस उसे बोलता है, सलमा मुझे पता है हमने बहुत ही पावरफुल एस को खोया है, लेकिन अब हमारे पास ओरोन है और वो भी एक एन्चेंटर है, और अगर हमने उसकी पावर का यूज किया तो हमारा गिल्ड वापस से टॉप पर आ जाएगा। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सलमा होती है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी, क्योंकि अब उसे कैसे भी करके ओरोन के साथ काम करना होगा और ग्रेट डंजन के 51 फ्लोर तक पहुंचना होगा, चाहे जो भी हो जाए। और वैसे भी ओरोन इस वक्त अटैकर का काम करा है और ना कि एन्चेंटर का। और तभी सलमा ओरोन को बोलती है, आओ अब हम लोग रोकी से मिलते हैं। और अब वो लोग नए स्टूडेंट्स के पास जाते हैं जहाँ पर कि सलमा उन लोगों से बातचीत करना शुरू कर देती है। कहीं ना कहीं उसे पता था कि जो कोई भी नूब लोग है ये काफी ज्यादा डरे हुए हैं, इसीलिए वो उनको ओरोन के साथ इंट्रोड्यूस करवा देती है। वो बोलती है, इससे मिलो, ये ओरोन है और ये पहले ही फ्लोर के 94 लेवल तक पहुंच चुका है और एक ग्रेट डंजन को काफी अच्छे तरीके से जानता है। और जब बाकी के रोकीज इस बात को सुनती है तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि 94 फ्लोर तक पहुंचना कोई बच्चों का काम तो बिल्कुल भी नहीं था। और अब कहीं ना कहीं उन लोगों को लग रहा था कि अब ओरोन उनके साथ है तो वो लोग जरूर उस ग्रेट डंजन तक पहुंच पाएंगे। और सलमा उन लोगों को बताती है कि आप लोगों को पता है कि जो ओरोन है वो हीरोज पार्टी का पास्ट मेंबर रह चुका है। और जब बाकी के नूब लोग और बाकी के बच्चे इस बात को सुनते हैं तो वो लोग सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि सभी लोग हीरोज की पार्टी को काफी ज्यादा ओपी मानते थे और वो लोग उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इतने में ही अब सलमा भी और उनके पास आ जाती है और उसे बोलता है, सलमा लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अरे नहीं ओरोन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखो तुम्हारे बारे में सुनकर ये बच्चे काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुके हैं। आगे हम बाकी लोगों को देखते हैं जहाँ पर कि अब सभी के सभी लोगों को पता चल चुका था कि जो ओरोन है वो पहले से ही हीरोज पार्टी का मेंबर रह चुका है और हीरोज की पार्टी नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी। इसीलिए अब सभी के सभी लोग ओरोन को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। इतने में अब सलमा ओरोन को बोलती है, चलो अब हम लोग वापस से अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और अब ओरोन भी इस चीज को मान जाता है और अब ओरोन अपने ग्रुप के पास जाता है जिसे कि वो आज की रेड में एस्कॉर्ट करने वाला है। और इस ग्रुप का नाम ग्रुप 10 होता है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर शामिल होते हैं और बाकी के सभी ग्रुप्स में 4 मेंबर्स होते हैं। इतने में ही ओरोन उन लोगों को बोलता है कि हमारी पार्टी का कोई मेंबर लेट हो चुका है। इतने में एक लड़का जिसका नाम की लोगन था वो बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस पूरे के पूरे गैंग में हमारा ग्रुप ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और इसीलिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर की जरूरत चाहिए होती है। और इतने में ही हम लोग लोगन नाम के एक बच्चे को देखते हैं और उसका एटीट्यूड तो स्वर्ग छूड़ा था, क्योंकि उसमें तो काफी ज्यादा एटीट्यूड भरा पड़ा था। और अब इतने में ही ओरोन उन लोगों को बोलता है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। बच्चे सबसे पहले तेरी बारी। और सबसे पहले वो बच्चा आगे आता है और वो बोलता है, मेरा नाम लोगन है और मैं ग्रुप 10 का लीडर भी हूँ और साथ साथ में मेरे पास काफी ज्यादा ओपीसी पावर भी है। मैं एक एन्चेंटर हूँ और फ्यूचर में जाकर मैं ही सलमा को पीछे छोड़ूंगा। और इतने में ही हम लोग दूसरे मेंबर को देखते हैं जिसका नाम की कैरोलिन था और वो एक डिफेंडर थी। लेकिन तभी ओरोन उसे पूछता है, क्या तुम एक डिफेंडर हो लेकिन तुम्हारे पास तो कोई भी शील्ड नहीं है? हाँ आपने सही समझा, मेरे पास कोई भी शील्ड नहीं है और मैं सिर्फ और सिर्फ डॉज करती हूँ। क्या इसका मतलब तुम एक डॉज टाइप डिफेंडर हो? हाँ आपने सही समझा। अगर तुम्हारे पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो ये काफी खतरनाक जॉब है। और कहीं ना कहीं अब कैरोलिन भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन उन बच्चों में सच में ही काफी ज्यादा एटीट्यूड भरा पड़ा था, इसीलिए वो ओरोन की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते। और अब सोफिया ओरोन को अपने बारे में इंट्रोड्यूस बोलना शुरू करती है। वो उसे बोलती है, मेरा नाम सोफिया है और मैं एक अटैकर और कास्टर हूँ। और इतना ही काफी नहीं था कि कैरोलिन और वो लोगन आपस में लड़ना शुरू कर लेते कि आखिर ग्रुप 10 का लीडर कौन है। इतने में ही ओरोन अपने मन में बोलता है, लगता है रेड इतनी इजी नहीं होने वाली। आगे हम लोग उन बच्चों को देखते हैं और अब वो लोग डंजन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी कैरोलिन ओरोन को बोलती है, वैसे आप तो हीरोज पार्टी के मेंबर थे ना, आखिरकार आप सिल्वर रैबिट के एक्सपेडिशन में क्या कर रहे हैं? आप तो वैसे भी हमें अपना एनिमी मानते हैं ना। लेकिन तभी ओरोन उसे बोलता है, क्या तुमने सही से नहीं सुना? मैं हीरोज पार्टी का मेंबर था और अब मैंने लीव कर दिया है। अच्छा ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। और क्या आपको पता है कि सोफिया आपके बारे में काफी कुछ अच्छा बोली थी? लेकिन तभी सोफिया उसे बोलती है, हाँ क्योंकि इन्होंने मेरी जान को बचाया था। लेकिन तभी कैरोलिन बोलती है, इसका मतलब सोफिया तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और सोफिया इस बात को सुनकर काफी ज्यादा ब्लश कर देती है। और अब आगे वो लोग डंजन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से वहाँ पर कुछ वुल्फ मॉन्स्टर उन लोगों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी ओरोन का ट्रैप मैजिक एक्टिवेट होकर अब उन वुल्फ मॉन्स्टर को 2 सेकंड में ही खत्म कर देता है, क्योंकि ओरोन ने पहले से ही इस ट्रैप मैजिक को यहाँ पर सेट कर दिया था। क्योंकि उसका मानना यह था कि वो डंजन में होने वाली फालतू फाइट में बिल्कुल भी अपना
टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि उन लोगों के पास डंजन के 51 फ्लोर तक पहुंचने के लिए बहुत कम टाइम होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग जैसे तैसे करके फ्लोर के 20 फ्लोर तक पहुंच चुके थे और अब कहीं ना कहीं ओरोन ने ग्रुप के बाकी मेंबर्स का टैलेंट को भी देख लिया था। उसे पता चलता है कि जो लोगन है उसके पास सच में काफी अच्छी एन्चेंटिंग एबिलिटीज है और यहाँ तक कि वो बैटल्स में काफी अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है और इस टाइम पर तो वो बड़े ही इजीली ए रैंक पार्टी में शामिल हो सकता है। और एक बात जिसमें कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो है दूसरों को गाइड करने में, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा कमाल का एन्चेंटर है। और अब अगली बारी आती है कैरोलिन की, जो कि सच में एक अच्छी सी डिफेंडर है, लेकिन उसके भी काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स है, जैसे कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड की सहायता से काफी चीजों को डॉज कर लेती है और वो सिर्फ और सिर्फ कुछ डैगर्स को यूज करती है, बल्कि वो एक डिफेंडर है इसीलिए उसे एक शील्ड को भी यूज करना चाहिए। और अंत में आती है सोफिया। सोफिया दरअसल में उन दोनों से ही काफी ज्यादा वीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अब आगे हम लोग बाकी की हीरोज की पार्टी को देखते हैं। वो सभी के सभी लोग फाइनली 20 फ्लोर तक पहुंच चुके थे। सैल्मा उन लोगों को बोलती है जल्दी से मैजिक क्रिस्टल के पास जाओ और 21st फ्लोर के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा लो। और अब सभी बच्चे भी मैजिकल क्रिस्टल तक पहुंच चुके थे। आगे हम देखते हैं कि अब उन लोगों का दिन फाइनली कंप्लीट हो चुका है और आज के दिन उन लोगों ने अपने मिशन को यानी कि 21 फ्लोर में जाने के मिशन को कंप्लीट कर दिया है। सैल्मा और ओरुन आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। ओरुन उसे बोलता है जैसा कि तुमने कहा था ग्रुप 10 में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, पर मैं कैरोलिन को लेकर थोड़ी बहुत टेंशन में हूँ। अगली सुबह होती है और ओरुन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि अब उसके जाने की खबर न्यूज में छप चुकी है और अब सभी लोगों को इसके बारे में पता चुका था कि ओरुन को हीरोज की पार्टी ने बैनिश कर दिया, जिससे कि अब ओरुन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। आगे अब ओरुन अपने काम पर जाता है, लेकिन तभी पीछे से उसे एक अजीब सी आवाज आती है और वहाँ पर दौड़ते दौड़ते उसके बचपन की दोस्त लूना वहाँ पर आ चुकी थी और एक कोई और नहीं बल्कि हीरोज की पार्टी की एक मेंबर ही थी। दरअसल ओरुन और लूना काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे और यहाँ तक कि वो हीरोज की पार्टी में उसकी काफी देखभाल भी किया करती थी। लूना ओरुन को बोलती है ओरुन प्लीज वापस से हीरोज की पार्टी में वापस लौट जाओ, लेकिन अब बेचारा ओरुन ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाता। इतने में ही ओरुन अपने मन में बोलना शुरू करता है लूना मुझे माफ करना, ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता। ओरुन अपने मन में सोचना शुरू करता है कि जिस दिन की हीरोज की पार्टी ने उसे बैनिश किया था उस दिन लूना वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी और अगर गलती से भी लूना वहाँ पर होती तो शायद वो उसके लिए थोड़ा बहुत तो लड़ी जाती। लूना उसे बोलती है ओरुन क्या तुम्हें याद नहीं मैंने और तुमने ग्रेट डंजन को साथ में खत्म करने का फैसला लिया था। लेकिन अब ओरुन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है हाँ मुझे याद है हम तीनों ने इस प्रॉमिस को किया था, मैं तुम और ओलिवर, लेकिन ओलिवर ने मुझे खुद अपनी टीम से बाहर निकाल दिया, इसीलिए अब मेरे पास वापस जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और अब ओरुन को अपनी पास्ट की याद आने शुरू हो चुकी थी। वो तीनों सच में ही काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब बेचारा ओरुन कुछ भी कर नहीं पाता, इसीलिए अब वो अपने नए रास्ते पर निकल चुका था। और अब ओरुन वापस से डंजन की ओर आगे बढ़ जाता है ताकि वो उस काम को पूरा कर पाए जो कि सैल्मा और बाकी लोगों ने उसे करने को कहा था। लेकिन वो डंजन के जाते वक्त भी उसी न्यूज के बारे में सोच रहा था जो कि सुबह सुबह उसके पास आई थी। और अब वो फाइनली डंजन के एंट्रेंस गेट तक तो पहुंच चुका था, जहां पर कोई देखता है कि वहां पर तो और भी बहुत से रूकीज अब वहां पर आ चुके थे। और जब बाकी के रूकीज ओरुन को वहां पर देखते हैं तो वो लोग उसे बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पाते कि आखिरकार ये वीक सा बंदा यहाँ पर क्यों आ रखा है। और अब ओरुन को भी इस बात का पता चल चुका था कि इन सभी बच्चों ने वो न्यूज को देख लिया है जो कि सुबह सुबह उसके घर पर भी आई थी, जिसमें कि लिखा गया था कि हीरोज की पार्टी ने ओरुन को धक्के मारकर अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था। और अब यहाँ तक कि वो रूकीज बच्चे भी ओरुन की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे। और अब ओरुन को भी इस बात का एहसास हो चुका था। और अब सैल्मा, बर्न, केथी और बाकी लोग भी अब वहाँ पर आ चुके थे। वो लोग रूकीज बच्चों को बताती है आज का हमारा मिशन होने वाला है कि हम लोगों को 21st फ्लोर से 35th फ्लोर तक जाना होगा। सबसे पहले सैल्मा ओरुन से बात करती है और उसे माफी मांगती है क्योंकि उसने ओरुन को बाकी रूकीज बच्चों के बीच में काफी ज्यादा ओवर हाइप कर लिया था, जिससे कि अब उन सभी रूकीज बच्चों की ओरुन को लेकर काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन हो चुकी थी। अब वो लोग फाइनली रूकी से बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी ओरुन और सैल्मा को इस बात का पता चल चुका था कि जो कोई भी वो रूकीज बच्चे हैं अब उन लोगों में कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि जो ओरुन है जो कि उन्हें एस्कॉर्ट करने वाला है वो काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए वो लोग डंजन तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन तभी सैल्मा एक बढ़िया सी स्पीच देती है और सभी लोगों को बोलती है हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो ओरुन है वो उन कुछ चुनिंदा आदमियों में से है जो कि डंजन के 94th फ्लोर तक पहुंची है, इसीलिए हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अब इस बात को सुनकर सभी के सभी रूकीज बच्चे काफी ज्यादा कन्विंस्ड हो चुके थे सिवाय लोगन के। लेकिन तभी हम लोग ओरुन को देखते हैं वो वापस से अपनी टीम के पास जाता है, जहाँ पर कि वो सोफिया
कैरोलिन और लोगन से मिलता है और अब ओरन को भी एहसास हो चुका था कि उसकी टीम उसके बारे में जरूर कुछ न कुछ बुराई सोच रही होगी, इसीलिए वो माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए उन लोगों से बातचीत करना शुरू करता है। वो उन लोगों को बोलता है, मुझे लगता है कि तुम लोगों तक वो न्यूज तो पहुंच ही चुकी होगी। हाँ मास्टर, हम लोगों तक पहुंच चुकी है, लेकिन हम लोग उस न्यूज को बिल्कुल भी नहीं मानते क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है ना? वैसे वो पूरी तरीके से झूठ नहीं है, लेकिन उसका कुछ पार्ट तो झूठ ही है। सोफी और कैरोलिन और उनकी बात से थोड़ी बहुत कन्विंस हो चुकी थी, लेकिन लोगन उसकी बातों से बिल्कुल भी कन्विंस फील नहीं करता और अब लोगन को अपने मन में लग रहा था कि उसके साथ बहुत ही बड़ा विश्वासघात हो चुका है। और तभी ओरन उन लोगों को बोलता है, हाँ मुझे पता है मैं उतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन तभी सोफिया बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। और उन लोगों का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि अब उन लोगों को ओरन पर पूरा का पूरा विश्वास हो चुका था। और तभी ओरन उन लोगों को बोलता है, ठीक है तो आज हम लोगों को 51 फ्लोर को क्लियर करना होगा। और अब इतना करने के बाद वो लोग डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू कर जाते हैं और आज का उन लोगों का ये मकसद होने वाला है कि उन लोगों को कैसे भी करके 21st फ्लोर से 35th फ्लोर तक पहुंचना होगा। वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और उनको अपने स्टूडेंट्स पर काफी ज्यादा विश्वास था क्योंकि उन लोगों के पास काफी ज्यादा ओपी पावर थी। वो लोग एक के बाद एक करके हर एक फ्लोर को क्लियर करना शुरू करती है और अब वो लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ना शुरू कर देती है। कैरोलिन सबको अपने डैगर से मारती है और वही सोफिया भी अपने फायर मैजिक का यूज करके हर एक मॉन्स्टर को वहाँ पर पेल कर देती है। और चलते चलते अब वो लोग फाइनली 31st फ्लोर तक पहुंच चुके थे और ये फ्लोर काफी ज्यादा अननोन था, इसलिए ओरन डिसाइड करता है कि वो सभी टीममेट्स की आगे चलेगा और बाकियों को अपने पीछे रखेगा क्योंकि इस फ्लोर में जरूर कुछ ना कुछ तो खराबी हो ही सकती है। और अब ओरन और बाकी लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो लोग वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को तो मार ही देते हैं, लेकिन तभी ओरन को वहाँ पर कुछ अजीब प्रकार की प्रेजेंस का फील होता है, इसीलिए वो बाकी लोगों को बोल देता है, रुक जाओ तुम बस मेरे पीछे रहना। और उनको पहले ही महसूस हो चुका था कि इस फ्लोर में जरूर कुछ गॉब्लिन्स या फिर कुछ ऑर्क्स हो सकती है। वो लोग अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी ओरन कैरोलिन को बोलता है, देखो तुम गॉब्लिन को संभालो और सोफिया तुम ऑर्क को संभालो। अब कैरोलिन आगे बढ़ती है और गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देती है। उसके डैगर सच में ही काफी ज्यादा कमाल के थे। और वहीं हम लोग सोफिया को भी देखती है, सोफिया एक के बाद एक करके ऑर्क को मारना शुरू करती है। लेकिन तभी ओरन लोगन को बोलता है, लोगन जल्दी से स्पोर्ट मैजिक का यूज करो। लेकिन अब लोगन ओरन की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। वो अपने मन में सोचता है, ये तो काफी ज्यादा वीक है, आखिरकार ये मुझे ऑर्डर क्यों देगा। इसीलिए वो पहले ही कुछ मैजिकल सर्कल को अपने हाथों में स्पॉन करके उन लोगों को स्पोर्ट करना शुरू कर देता है। वही हम लोगन को देखती है और वो कैरोलिन पर अपने स्पोर्ट मैजिक का यूज करके उसके ऑरा और बाकी चीजों को बफ कर लेता है, लेकिन उसका ध्यान सोफिया पर नहीं पड़ता। और तभी हम लोग सोफिया को देखते हैं और सोफिया अचानक से एक जगह पर रुक चुकी थी और जैसे ही सोफिया ऑर्क को देखती है वो कोई भी एक्शन नहीं ले पाती क्योंकि पास्ट में उसके साथ बहुत बुरा हो चुका था। और तभी सोफिया को ऑर्क को लेकर अपनी पुरानी यादें आती है। उसे बिल्कुल समझ आता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, लेकिन ओरन इस बात को नोटिस कर देता है और अब ना चाहते हुए भी ओरन को सोफिया के पास जाना ही पड़ता है। अचानक से ओरन तभी एक हिडन मैजिक का यूज कर लेता है, लेकिन तभी लोगन उस चीज को नोटिस कर देता है और जैसे ही ओरन अपने मैजिक का यूज करता है अचानक से वो ऑर्क एक जगह पर स्टन हो चुका था और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। और तभी ओरन सोफिया को बोलता है, सोफिया मुझे पता है तुम काफी डरी हो, लेकिन जितना तुम सोचती हो तुम उससे क्या ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अब सोफिया को थोड़ी बहुत हिम्मत आ चुकी थी, इसीलिए वो उस ऑर्क मॉन्स्टर पर अपने फायर मैजिक और अपने फायरबॉल जुत्सु का यूज करके उसे एकदम भून कर रख देती है। और यहाँ तक कि बाकी के लोग तो उसकी इस पावर को देखकर सच में ही काफी एक्साइटमेंट में आ चुके थे। कैरोलिन सोफिया को हक करती है और ओरन उसे बोलता है, सोफिया तुमने काफी अच्छा काम किया। और अब वो लोग फाइनली डंजन के 35th फ्लोर तक पहुंच चुके थे और जहाँ पर उन लोगों का सामना एक बहुत ही खतरनाक टैरेंटुला मॉन्स्टर से होता है। और लोगन तो टैरेंटुला मॉन्स्टर को देखकर सच में ही काफी डर चुका था, लेकिन सोफिया और कैरोलिन को ओरन पर पूरा का पूरा विश्वास था, इसीलिए उन लोगों को लग रहा था कि वो टैरेंटुला मॉन्स्टर उन लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन तभी हम सोफिया और कैरोलिन को देखते हैं, इसीलिए वो लोग उस टैरेंटुला मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी जो लोगन होता है वो सच में ही काफी डर चुका था। कैरोलिन आगे बढ़ती है और अब उस टैरेंटुला मॉन्स्टर पर अपने डैगर से वार करना शुरू कर देती है। और वहीं ओरन उन लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करता है कि आखिरकार उन लोगों को वहाँ पर क्या क्या करना चाहिए। कैरोलिन अब पूरे के पूरे विश्वास में आ चुकी थी और वो अपनी पूरी पावर का यूज करके उन लोगों पर मारना शुरू कर देती है। और वहीं हम लोगन को देखती है और लोगन इस वाली बैटल में स्पोर्ट मेज का इस्तेमाल करा था, वो कैरोलिन को बफ कर लेता है और अब उसकी एबिलिटीज को भी थोड़ी बहुत एनहांस कर देता है। कैरोलिन के पास अब स्ट्रेंथ बूस्ट और बाकी की चीजें भी अब बूस्ट आ चुकी थी और अब कैरोलिन के सभी स्टैट्स काफी ज्यादा बफ हो चुके
थे और वो एक के बाद एक करके अब उस पर मारना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वो टैरेंटुला कैरोलिन पर अटैक कर देती है। कैरोलिन के पास अब कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए ना चाहते हुए भी अब उसे डॉज करना ही पड़ता है। लोगन को लगता है कि उसे कोई स्पोर्ट मैच नहीं बल्कि आगे बढ़कर उसे 1v1 फाइट करनी होगी। लेकिन तभी ओरहुन उसे काम करने की कोशिश करता है और वो उसे बोलता है, नहीं लोगन, तुम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम आगे गए तो कैरोलिन और सोफिया अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए ना चाहते हुए भी लोगन को अब वहीं पर रुकना ही पड़ता है और अब वहीं पर कैरोलिन ओरहुन के कहने पर टैरेंटुला पर जंप कर देती है। वो उसकी हर एक पार्ट को काटना भी शुरू कर देती है। लेकिन अभी तक वो टैरेंटुला मॉन्स्टर बिल्कुल भी खत्म नहीं होती, क्योंकि उस टैरेंटुला के पास सच में ही काफी ज्यादा ओपीसी पावर होती है। उसके पास बहुत बड़े बड़े से फैंग्स भी होते हैं और यहाँ तक कि वो एक वेनमस मॉन्स्टर था, यानी कि जिसके पास काफी ज्यादा हाई लेवल की पावर्स होती है। और तभी ओरहुन लोगन को बोलता है, कैरोलिन पर जल्द से जल्द एजिलिटी और स्ट्रेंथ का बफ लगा लो। और अब लोगन भी ठीक वैसा ही कर देता है और अब वो कैरोलिन के सभी स्टैट्स को काफी बफ कर लेता है। लेकिन तभी ओरहुन वापस से सोफिया को बोलता है, सोफिया जल्दी से इस टैरेंटुला मॉन्स्टर को जमीन पर गिरा लो और अपने एरो कटर और अपने एरो बर्न का यूज करो। और अब सोफिया भी ठीक वैसा ही करती है। वो अपने स्टाफ को उठाती है और टैरेंटुला मॉन्स्टर पर एरो कटर का मैजिक का यूज करके अब उसकी लेग्स को एकदम काट कर रख देती है, जिसकी वजह से कि अब टैरेंटुला मॉन्स्टर जमीन पर गिर चुकी थी। उसके पास अब कोई भी पावर नहीं बची होती और अब लोगन भी अपने गार्ड को थोड़ा बहुत डाउन कर लेता है। कैरोलिन अब सच में ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। वो खुशी के मारे बोलना शुरू करती है, वाह हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं। और इससे पहले कि ओरहुन कुछ बोल पाता, वो टैरेंटुला मॉन्स्टर वापस से उठकर एकदम खड़ी हो जाती है और वो कैरोलिन पर अपने वेब मैजिक का यूज करके जकड़ कर रख देती है। और अब कैरोलिन को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसे इस वक्त पर करना क्या चाहिए। अब वो सच में ही काफी ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि वो चाहे जितना भी ट्राई करती वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती। और यहाँ तक कि लोगन अब उसकी स्ट्रेंथ और बाकी चीजों को बफ करने का भी ट्राई करता है, लेकिन फिर भी कैरोलिन कुछ भी नहीं कर पाती। वो टैरेंटुला मॉन्स्टर कैरोलिन को अपने मुंह की ओर खींचना शुरू कर लेती है। लेकिन तभी ओरहुन सोफिया को बोलता है, इसके वेपन्स पर अपने बफ मैजिक का यूज करो। और अब सोफिया भी ठीक वैसे ही करती है, जिससे कि कैरोलिन के वेपन सच में ही काफी एनहांस हो चुके थे। लेकिन इतना ही काफी नहीं था कि सोफिया एक बार वापस से अपने रॉक मैजिक का यूज करती है, जिससे कि वो टैरेंटुला मॉन्स्टर सच में ही एकदम खत्म हो चुकी थी और अब कैरोलिन भी बच चुकी थी। लोगन, तुमने काफी अच्छा काम किया और अब आज का उन लोगों का मिशन एकदम कंप्लीट हो चुका था। वो लोग केव से बाहर जाते हैं और जहाँ पर कि सैलम और बाकी लोग उन रूकीज को कांग्रेचुलेट करते हैं। और वहीं पर ओरहुन भी अपने घर जाने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। लेकिन तभी पीछे से अब वहाँ पर आंट और बर्न ओरहुन के पास आते हैं और वो उसे बोलते हैं, ओरहुन क्यों ना आज तुम हमारे साथ खाने पर चलो। और अब ओरहुन भी अपनी पार्टी मेंबर्स की बात मानकर उन लोगों के साथ डिनर पर निकल जाता है। और वहीं हम लोग सोफिया, लोगन और कैरोलिन को देखती है जो कि एक वैगन में थे। लेकिन तभी लोगन सोफिया से बोलता है, जब ओरहुन तुमसे पहली बार मिला आखिरकार वो किस टाइप के मैजिक का यूज कर रहा था। और अब सोफिया भी उसे हर एक चीज के बारे में बता देती है और वो उसे बताती है, सबसे पहले उन्होंने मुझे बचाने के लिए एक समनिंग स्पेल का यूज किया और अपनी स्वॉर्ड मैजिक का भी यूज किया, जिससे कि उन्होंने एक स्लैश में उन नोगर्स को खत्म कर लिया था। और तब जाकर लोगों को एहसास होता है कि ओरहुन कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि उसके पास तो काफी ज्यादा ओपी प्रकार की मैजिकल एबिलिटी है। यहाँ तक कि वो एक स्वॉर्ड्समैन भी है और यहाँ तक कि वो एक एन्चेंटर भी है, यानी कि उसके पास 2 क्लास का मैजिकल टैलेंट है। इसका मतलब वो कोई नॉर्मल मेज नहीं बल्कि एक जीनियस है। और वहीं हम लोग ओरहुन और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर वो लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि बर्न और आंट ओरहुन को बोलते हैं, तुम जो कुछ भी चाहो वो ऑर्डर कर सकते हो। और अब वो लोग उससे पूछना शुरू करते हैं, ओरहुन वैसे तुम्हारा रियल रोल क्या है, क्योंकि पहले हीरोज की पार्टी में तुम एक एन्चेंटर थे और अब तुम बोलते हो कि तुम एक स्वॉर्ड्समैन हो। और अब ओरहुन उन लोगों को बताता है कि वो असल में एक स्वॉर्ड्समैन ही है। बचपन से वो एक स्वॉर्ड्समैन ही था, जब से कि एक बीस्ट ने उनके विलेज पर अटैक कर दिया था और ओरहुन के ग्रैंडफादर जो कि खुद एक स्वॉर्ड्समैन थे, उन्होंने उस बीस्ट को एक ही स्लैश में खत्म कर लिया। और तब से ही ओरहुन ने डिसाइड कर दिया था कि वो चाहे जो भी हो जाए एक अच्छा खासा स्वॉर्ड्समैन बनेगा। और उसके बाद उसने हीरोज की पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन जैसे जैसे वो लोग डंजन के लोअर लेवल पर जाते रहे, वैसे उन लोगों की टीम के बाकी के एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा लो होने शुरू हो चुके थे। इसीलिए ना चाहते हुए भी ओरहुन को स्वॉर्ड्समैन से एक एन्चेंटर में शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन अब मेरा मिशन है कि मुझे एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन बनना है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो, और वो स्वॉर्ड्समैन जो कि डंजन को अकेले ही बिना पार्टी के एक्सप्लोर कर ले। और वही हीरोज की पार्टी कल उसी डंजन में आने वाली है जिस डंजन को इस वक्त ओरहुन एक्सप्लोर कर रहा है।
और अगले ही दिन ओरहुन डंजन की ओर आगे बढ़ जाता है क्योंकि आज के ही दिन उसका डंजन में लास्ट काम होने वाला है। आज के दिन उससे कैसे भी करके रुकीज की पार्टी को 51st फ्लोर तक ले जाना होगा। ओरहुन आगे बढ़ना शुरू करता है और वो फाइनली डंजन तक तो पहुंच चुका था और जहाँ पर कि उसकी मुलाकात लोगन, सोफिया और कैरोलिन से होती है। वो ओरहुन को देखकर सच में ही काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और आज के ही दिन वो लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में भी थे और यहाँ तक कि जब वो लोग ओरहुन को देखती है तो वो उससे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट से बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी कैरोलिन ओरहुन को बोलती है ओरहुन सोफिया से कुछ कहना चाहती है, लेकिन सोफिया उसको कहने में थोड़ी बहुत शाय फील करती है। लेकिन तभी कैरोलिन उसे एल्बो मारकर बोलती है हाँ तुम्हें बोलना ही होगा। दरअसल जब कल रात सोफिया बात ले रही थी तो उसने कैरोलिन को बोला था मैं चाहती हूँ कि ओरहुन हमेशा हमारे साथ नाइट सिल्वर रैबिट में ज्वाइन हो जाए और इससे पहले सोफिया ओरहुन को कुछ बोल पाती, लेकिन तभी सैल्मा ओरहुन को अपनी ओर बुला देती है और अब ओरहुन भी आगे बढ़ना शुरू करता है। लेकिन तभी वो रास्ते से गुजरते वक्त कुछ रुकीज की बातों को सुन लेता है जो कि हीरोज की पार्टी के बारे में बात करी थी। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करती है। ओ भाई क्या तुझे पता है कि आज हीरोज की पार्टी भी इस डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए गई है और वो 92nd फ्लोर से शुरू कर रही है। और ओरहुन को इस चीज को सुनकर थोड़ा सा बुरा सा लग जाता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि हीरोज की पार्टी ने 92nd फ्लोर से शुरू कर लिया है और ओरहुन अपने मन में सोचना शुरू करता है नहीं उन लोगों को 92nd फ्लोर से शुरू नहीं करना चाहिए था क्योंकि इस वक्त पर उन लोगों के पास कोई अच्छा खासा एन्चेंटर नहीं होगा। आगे हम ओरहुन को देखते हैं और अब वो आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी वो बार बार हीरोज की पार्टी के बारे में सोचा जा रहा था क्योंकि उससे पहले एहसास हो चुका था कि हीरोज की पार्टी के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत काम तो हो नहीं वाला है। इसीलिए वो बिना कुछ कहे बस आगे बढ़ता है और वहीं हम लोग हीरोज की पार्टी को देखती है। वो लोग फाइनली डंजन के 92nd फ्लोर तक तो पहुंच चुके थे और जहाँ पर कि ओलिवर, एनी और डेरेक आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और अब उन लोगों का एक ही मकसद था कि उन लोगों को कैसे भी करके इस डंजन के 95th फ्लोर से 96th फ्लोर तक जाना होगा क्योंकि जब तक उन लोगों के साथ ओरहुन था तब तक वो लोग कभी भी 95th फ्लोर के आगे तक नहीं पहुंच पाए और जब उनके पास एक नई एजेंटर आ चुकी है तो वो लोग सच में ही काफी खुश हो चुके थे। और तभी हम लोग हीरोज पार्टी की नई एजेंटर से मिलते हैं जिसका नाम की फिली था। लेकिन लूना तो पहले से ही इसके सख्त खिलाफ थी। उन लोगों का मानना था कि अभी उन लोगों के पास ओरहुन नहीं है, इसीलिए उन लोगों को डंजन के 50 या फिर 30 फ्लोर से शुरू करना चाहिए और वो लोग 92nd फ्लोर को कभी भी पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब वो लोग पहले डंजन के 94th फ्लोर तक पहुंचे थे तब उन लोगों का सामना एक ब्लैक ड्रैगन से हो रखा था और वो ब्लैक ड्रैगन सच में ही काफी खतरनाक था। इसीलिए वो अपनी पार्टी मेंबर्स को भी बोलती है नहीं हम लोगों को यहाँ से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी ओलिवर और बाकी लोग अब उस पर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। वो लोग उसे बोलते हैं हम इस बार कैसे भी करके 95th फ्लोर से 96th फ्लोर पर जंप कर जाएगी क्योंकि इस वक्त हमारे पास वो गधा ओरहुन नहीं है। लेकिन लूना को अभी भी उन लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और यहाँ तक कि लूना को तो उनकी नई एन्चेंटर फिली के बारे में पता ही नहीं था। और तभी हम लोग पास के सीन को देखते हैं जहाँ पर कि 2 दिन पहले हीरोज की पार्टी ने अपने नए एन्चेंटर को अनाउंस कर दिया था जो कि कोई और नहीं बल्कि ग्रीन हेयर्ड लड़की जिसका नाम की फिली था वो थी। वो लोग उसे पार्टी में इनवाइट करते हैं और अब फिली भी हीरोज पार्टी को ज्वाइन करने के बाद काफी खुश हो चुकी थी और डेरेक और एनी तो और उनके जाने पर सच में ही काफी खुश हो चुके थे। वो लोग आपस में बोलते हैं यस अब हमारे पास एक नई एन्चेंटर आ चुकी है जो कि उस गधे जैक ऑफ ऑल ट्रेड से काफी ज्यादा खतरनाक है। और अब वो लोग फिली को अपनी पार्टी में पाकर सच में ही काफी खुश हो चुके थे क्योंकि उन लोगों को ओरहुन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अब वो सभी लोग फिली के आने की खुशी में दारू पार्टी करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते वहाँ पर लूना भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। वो ओलिवर पर काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन तभी ओलिवर उसे बोलता है अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो यहीं पर करो। ठीक है तो मैंने सुना है कि ओरहुन नाइट सिल्वर रैबिट में ज्वाइन हो चुका है, लेकिन आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि वो तुम्हारी पार्टी का मेंबर है ना। और तभी लूना भी उन लोगों की बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड फील करती है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। हमें पता है उस नल्ले ओरहुन ने जरूर हमारे ही बैच का यूज किया होगा ताकि वो नाइट सिल्वर रैबिट में ज्वाइन हो पाए। लूना को शुरुआत में तो कुछ भी समझ आता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या है, लेकिन तभी ओलिवर उसे बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने ओरहुन को अपनी टीम से निकाल दिया। और जब लूना इस बात को सुनती है तो वो सच में ही काफी शॉक्ड हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार इन लोगों ने ओरहुन के साथ ऐसा क्यों किया है। डायरेक्ट उसे बताता है लूना तुम्हें तो पता ही है ना कि ओरहुन के पास उतनी अच्छी खासी एन्चेंटमेंट एबिलिटी नहीं थी, इसीलिए हम लोगों को उसे अपनी गिल्ड से बाहर निकालना पड़ा। और अब वो लोग लूना को फिली से इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करती है, लेकिन लूना को इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और तभी ओलिवर उसे बोलता है लूना तुम्हें तो पता ही है ना कि ओरहुन के पास इतनी पावर नहीं थी, इसीलिए हम लोगों को उसे अपनी टीम से निकालना पड़ा।
लेकिन लूना को उन लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि और उनके पास सच में ही काफी ज्यादा ओपी सी पावर थी और वो उनकी टीम का कोर था। और अब लूना को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि अब उसकी बातों का हीरोज की पार्टी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और तभी ओलिवर उसे बोलता है, हम लोगों ने डिसीजन बना लिया है कि अब हम लोग अपने न्यू एन्चेंटर के साथ 92nd फ्लोर से शुरू करेंगे। लेकिन तभी लूना उन लोगों को बोलती है, नहीं, फिली के पास अभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए हम लोगों को डंजन की आई थिंक 50 या फिर 70 फ्लोर से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन तभी ओलिवर उसे बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब हमारे पास एक अच्छी खासी एन्चेंटर आ चुकी है जो कि हमारे पुराने एन्चेंटर ओरहुन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूना लोगों को बताती है कि आज तक वो लोग कभी भी 94th फ्लोर के ब्लैक ड्रैगन को कभी भी पार नहीं कर पाए। लेकिन तभी ओलिवर उसे बोलता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि तब हमारे साथ ओरहुन था, और अब जबकि हमारे साथ ओरहुन नहीं है तब हम लोग आराम से उस फ्लोर को भी क्लियर कर पाएंगे। लूना के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे वापस से हीरोज की पार्टी की बात मान ही पड़ती है। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर कि हम लोग 92nd फ्लोर में हीरोज की पार्टी को देखते हैं। और तभी उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर द ब्लैक मैमथ अब वहाँ पर आ चुका था। और अब ब्लैक मैमथ भी उन लोगों पर भारी पड़ना शुरू हो चुका था। ब्लैक मैमथ उन लोगों के सामने आता है और अब उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। और यहाँ तक कि ओलिवर भी अब उसके अटैक्स को पूरी तरीके से डॉज नहीं कर पाता। लेकिन तभी ओलिवर अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो फिली को बोलता है, फिली जल्दी से मुझ पर बफ मैजिक का यूज करो। और फिली ने तो पहले से ही उस पर अपने बफ मैजिक का यूज किया होता है, लेकिन फिर भी उसकी एट्रीब्यूट्स और बाकी की चीजें बिल्कुल भी बफ नहीं होती, जिस चीज को देख कर की ओलिवर अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। और ना चाहते हुए भी ओलिवर को अपने बैक एंड में जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो अकेले उस मैमथ से नहीं लड़ पाता। अब कहीं ना कहीं ओलिवर को इस चीज का रियलाइज हो चुका था कि वो थोड़ा बहुत वीक तो हो ही चुका है। लेकिन तभी हम लोग डायरेक्ट को देखते हैं। वो मैमथ अब काफी गुस्से में आ चुका था, जिसके कारण से कि वो डायरेक्ट पर अपनी सोलर बीम का यूज कर देता है और डायरेक्ट पहले बार उस चीज को अच्छी प्रकार से डॉज नहीं कर पाता। अब ओलिवर काफी गुस्से में आ चुका था। वो फिली को बोलता है, फिली तुम क्या करी हो, डायरेक्ट पर जल्द से जल्द अपने बफ मैजिक का यूज करो। लेकिन फिली बेचारी ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं पाती। वो उसे बोलती है, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। और तभी एनी भी अब उस मैमथ पर अपने फायर मैजिक जुत्सु का यूज कर देती है, लेकिन उससे भी उस मैमथ को बिल्कुल भी जरा से भी खरोच नहीं आती। और अब उन लोगों के मैजिकल एट्रीब्यूट्स और बाकी की चीजें एकदम वीक से भी नॉर्मल हो चुकी थी। उन लोगों के पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं बचती। यहाँ तक कि अब एनी, डेरिक और ओलिवर को इस चीज का एहसास हो चुका था कि किसी अननोन रीजन से वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा पावरलेस महसूस कर रहे थे। ओलिवर एक बार वापस से फिली को बोलता है, फिली तुम ये क्या करी हो, हम लोगों पर जल्द से जल्द अपने मैजिकल टैलेंट और एन्चेंटमेंट का यूज करो। अब फिली काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो लोगों को बोलती है, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तक आपके फाइटिंग स्टाइल को नहीं समझ पाई। और अब ओलिवर भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे ओरहुन की याद आती है, जब वो लोग पहली बार साथ में लड़े थे तब ओरहुन ने 1 घंटे के अंदर ही उन लोगों के मैजिकल टैलेंट और फाइटिंग स्टाइल को समझकर उन लोगों पर एन्चेंटमेंट बूस्ट का यूज कर लिया था। लेकिन फिली ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं पा रही और अब हीरोज की पार्टी धीरे धीरे करके हारना भी शुरू हो चुकी थी। वो मैमथ बिना रुके उन लोगों पर अपनी सोलर बीम, लेजर बीम का यूज करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी उससे कुछ भी नहीं होता। फिली एनी पर अपने बफ मैजिक और एन्चेंटमेंट का यूज कर लेती है, लेकिन जिससे कि एनी की पावर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होती, उल्टा वो तो नॉर्मल होना शुरू हो चुकी थी। अब वो मैमथ हीरोज की पूरी पार्टी पर एक साथ ही वार करना शुरू कर जाता है। लेकिन तभी ओलिवर और बाकी लोगों को इस चीज का रियलाइज होता है कि उन लोगों की ना तो स्पीड ज्यादा हुई है और ना ही तो उन लोगों की स्ट्रेंथ और एजिलिटी काफी ज्यादा हो रखी है। एनी उस मैमथ पर पीछे से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो मैमथ अचानक से अपने साइड में से भी उन लोगों पर लेजर बीम को यूज करना शुरू कर देता है। ओलिवर फिली को अपनी स्ट्रेटेजी को बताता है और वो उसे बोलता है, फिली तुम एक काम करो, हम लोगों पर अपने एन्चेंटमेंट का यूज करो और तुम हमें बताना कि क्या कोई मॉन्स्टर हम लोगों पर पीछे से अटैक कर भी रहा होगा या फिर नहीं। लेकिन फिली इस चीज को साफ सीधा मना कर देती है। वो उसे बोलती है, सॉरी, अगर मैं तुम लोगों पर एन्चेंटमेंट मैजिक का यूज करूंगी तो मैं बाकी किसी भी चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाऊंगी। जिस बात को सुनकर कि ओलिवर और एनी काफी गुस्से में आ चुके थे, क्योंकि ओरहुन के पास इतनी काबिलियत थी ही, वो उन लोगों को एन्चेंट करने के साथ साथ ही उन लोगों पर नजर भी रखा करता था, लेकिन फिली ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं पाती। और अब एनी भी फिली पर काफी गुस्सा हो चुकी थी। वो उसे बोलती है, तुम तो बिल्कुल किसी भी काम की नहीं हो, हमें तुम्हें अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था और तुम तो हीरोज पार्टी की मेंबर होने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और अब ओलिवर भी काफी
गुस्से में आ चुका था और अब ओलिवर को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि वो अपनी स्वॉर्ड की पूरी पावर का यूज ही नहीं कर पा रहा है और ऐसा इसीलिए हो सकता है कि फिली के पास एनहांसमेंट पावर ही ना हो। वो लोग ब्लैक मैमथ से लड़ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन जो कि 95th फ्लोर का फ्लोर बॉस है, अब वो वहाँ पर आ चुका था। जैसे ही लूना उसे देखती है वो सच में ही काफी घबरा चुकी थी और अब उन लोगों को समझ आ चुका था कि अब वो लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। ओलिवर अपने मन में सोचता है नहीं, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, कोई फ्लोर बॉस अपने फ्लोर को छोड़कर यहाँ पर कैसे आ सकता है। हम उसी ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो कि अब जमीन पर लैंड कर देता है और अब उसके सिर्फ चलने से अब वो ब्लैक मैमथ एकदम खत्म हो चुका था और अब वो मैमथ जिसे कि हीरोज की पार्टी बिल्कुल भी हरा नहीं पा रही थी, ब्लैक ड्रैगन उसे अपनी एक चुटकी से ही खत्म करके रख देता है। सभी के सभी हीरोज पार्टी के मेंबर इस चीज को देखकर सच में ही काफी डर चुके थे। अब उन लोगों को बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार उन लोगों को यहाँ से आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए वो कभी भी इस ब्लैक ड्रैगन को कभी भी खत्म नहीं कर पाएगी। ब्लैक ड्रैगन उन लोगों पर अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो उन लोगों पर अपनी हेल फायर एबिलिटी का यूज कर देता है। वो सबसे पहले डेरिक पर अटैक कर देता है, लेकिन डेरिक जिससे काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। फिली ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। एनी ब्लैक ड्रैगन पर अपने फायर मैजिक का यूज करती है, लेकिन एनी से भी कुछ भी हो नहीं पाता। एनी कवर लेने के लिए एक रॉक के पीछे छिप जाती है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन की फ्लेम्स इतना ज्यादा खतरनाक होती है कि अब एनी भी काफी जख्मी हो चुकी थी। तभी लूना ओलिवर को बोलती है, ओलिवर हम लोग ब्लैक ड्रैगन को कभी भी खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों को वापस से टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल का यूज करके अपने गिल्ड में जाना होगा। और अब ओलिवर को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि अब उसकी पूरी टीम की मैजिकल पावर और मैजिकल एनहांसमेंट काफी ज्यादा लो हो चुकी है, इसीलिए वो लोग उस ब्लैक ड्रैगन से कभी भी लड़ नहीं सकते। लेकिन वो एक लास्ट ट्राई करता है और अपनी स्वॉर्ड की पूरी पावर से उस ब्लैक ड्रैगन पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही धुआं साइड होता है वो देखता है कि उस ब्लैक ड्रैगन को तो जरा सी भी खरोच नहीं आती और अब ओलिवर पूरी तरीके से अपनी हिम्मत हार चुका था। लेकिन तभी लूना दौड़ते दौड़ते उसके पास आती है और वो ओलिवर को बोलती है, ओलिवर तुम क्या कर रहे हो, जल्द से जल्द पूरे के पूरे ग्रुप को इकट्ठा करो, हम लोगों को टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल का यूज करना ही होगा। और अब उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को टेलीपोर्टेशन गेट का यूज करना ही पड़ता है। लेकिन इसे यूज करने में भी एक कैच था, क्योंकि उन लोगों को इस बात का कोई भी नॉलेज नहीं था कि क्या ये टेलीपोर्टेशन गेट उन लोगों को फ्लोर के ऊपर लेवल तक पहुंचा पाएगा या फिर नीचे लेवल तक। और अब वो सभी के सभी लोग टेलीपोर्टेशन गेट को वहां पर समन कर देते हैं। वो लोग उसके अंदर जाने वाले थे, लेकिन तभी वो ब्लैक ड्रैगन पीछे से अब वो वहां पर आ चुका था और अचानक से वो ब्लैक ड्रैगन अब उस टेलीपोर्टेशन गेट में जा चुका था। डेरिक बोलता है, आखिरकार हम बच ही गए। लेकिन लूना अब काफी घबरा चुकी थी। वो बाकियों को बोलती है, नहीं ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि हम लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि क्या वो ब्लैक ड्रैगन फ्लोर के ऊपर लेवल तक गया होगा या फिर फ्लोर के नीचे लेवल तक, और अगर वो ऊपर गया होगा तो लो लेवल के एडवेंचर्स खतरे में भी पड़ सकते हैं। इसीलिए वो पूरी की पूरी हीरोज की पार्टी आगे दौड़ना शुरू करती है ताकि वो अपने गिल्ड तक पहुंच पाए और वहां जाकर सभी लोगों को इन्फॉर्म कर पाए। और तब जाकर लूना उन लोगों को बताती है कि वो इस बैटल में इतने ज्यादा वीक इसीलिए हुए क्योंकि इस वक्त उन लोगों के साथ ओरो नहीं था और उन्होंने उन लोगों की एट्रीब्यूट्स को बफ करने के लिए अपनी एक मैजिकल स्पेल बनाई थी, जिससे कि वो किसी की भी एट्रीब्यूट्स को 50% तक इंक्रीज कर सकता है। जिस चीज को देखकर कि फिली भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे पावरफुल एन्चेंटर यानी कि सेल्मा भी लोगों के एट्रीब्यूट्स को 10% तक ही इंक्रीज कर सकती है। और अगर ओरहुन हमारे साथ होता तो हो सकता था कि हम उस ब्लैक ड्रैगन को रोक सकते थे, लेकिन ओलिवर उसकी बातों पर बिलीव करने से साफ साफ मना कर देता है। वो बाकियों को बोलता है, हम लोग बिना ओरहुन के भी उसे खत्म कर सकते हैं। और हुनब वापस से ग्रेट डंजन में पहुंच चुका था, जहां पर कि वो एक बार वापस से लोगन, सोफी और कैरोलिन से मिलता है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और ओरहुन उन लोगों को बताता है, आज का हम लोगों का मिशन होने वाला है कि हम लोगों को 36 फ्लोर से 50 फ्लोर तक जाना होगा, और जैसे ही हम लोग 51 फ्लोर तक पहुंच जाएंगे हम लोग अपने टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल का यूज करके वापस से अपने अपने घर के लिए निकल जाएंगे। ठीक है मास्टर, जैसा आप बोलो। और उनके लिए आज का दिन बाकी दिनों के जैसे ही होने वाला है कि उसे इन रूकीज की पार्टी को एस्कॉर्ट करना है, लेकिन आज के दिन उसे ग्रेट डंजन से थोड़ी गलत वाइब आ रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ ना था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों चल रहा है। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि कैरोलिन सबसे पहले और उनके पास आती है और वो उसे बोलती है, क्या आप मुझे बता सकती हो कि निचले फ्लोर पर किस टाइप के मॉन्स्टर होते हैं और क्या मैं उन्हें खत्म कर सकती हूँ। लेकिन तभी ओरहुन उसे बताता है कि वो एक डिफेंडर है, इसीलिए उसे हमेशा ही अपनी टीम को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना होगा। और अब कैरोलिन भी उसकी इस बात को मान चुकी थी। वो उसे
बोलती है वैसे हम अच्छे डिफेंडर कैसे बन सकते हैं, और अब ओरहुन भी उसे ज्ञान देना शुरू करता है कि आखिरकार वो अपनी एबिलिटी, एजिलिटी और डिफेंडिंग स्किल को कैसे अच्छा कर सकती है। लेकिन अभी भी कैरोलिन को उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। लेकिन तभी अब लोगन भी अब वहाँ पर आ चुका था। वो ओरहुन और कैरोलिन को बोलता है, हाँ मास्टर ओरहुन बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंडर जिसका नाम की एल्बर्ट था वो भी ऐसा ही कहा करता था। लेकिन तभी ओरहुन एल्बर्ट के नाम को सुनकर थोड़ा बहुत चौंक चुका था। वो लोगन को बोलता है, तो क्या तुम सिल्वर रैबिट्स वाले एल्बर्ट के बारे में बात कर रहे हो? हाँ मास्टर, क्या आप उसको जानते थे? हाँ बिल्कुल, एल्बर्ट काफी अच्छा डिफेंडर था और यहाँ तक कि उसके पास काफी ज्यादा ओपी सी स्किल भी थी। लेकिन वो 92nd फ्लोर वाली ब्लैक ड्रैगन से लड़ते लड़ते मारा गया और वो सभी के सभी लोग एल्बर्ट की सच में ही काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जैसे कैरोलिन इस बात को सुनती है, अब वो थोड़ी बहुत डिप्रेशन में पड़ चुकी थी और तभी वो अपने मन में बोलती है, हाँ आप सही बोल रहे हो, डिफेंडर का काम होता है कि हम लोगों को अपनी टीम को प्रोटेक्ट करना होगा। और उन सोचता है कि उसे कैरोलिन से थोड़ी बहुत बातचीत करनी चाहिए और अब कैरोलिन सच में ही काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी, इसीलिए ओरहुन उसे बातचीत करना ठीक नहीं समझता। वो कैरोलिन को बोलता है, ठीक है कैरोलिन, तो आज तुम मुझे अपने पूरे के पूरे टैलेंट को दिखा सकती हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी सोफिया भी अब ओरहुन से बात करती है। वो उसे बोलती है, मास्टर क्या आप मुझे बता सकती हो कि आखिरकार मैं एक अच्छी एडवेंचर कैसे बन सकती हूँ? ये ठीक नहीं है, अगर आप सोफिया को बता रहे हो तो आपको मुझे भी बताना होगा। वो लोग अब आपस में बातचीत नहीं करते और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और अब वो लोग चलते चलते डंजन के 36 फ्लोर तक वहाँ पर पहुँच चुके थे, जहाँ पर कि वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। और अब तो ओरहुन की पार्टी भी उसे काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन तभी सैल्मा अब ओरहुन के पास आती है और अब वो उसे बातचीत करना शुरू करती है। वो उसे बोलती है, ओरहुन लगता है तुम्हारी पार्टी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती है। हाँ मुझे भी लगता है, जब से वो न्यूज आर्टिकल बाहर आया तब से मैं काफी डर चुका था, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों ने मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। ओरहुन मैंने सुना था कि तुम लोग पहले एल्बर्ट के बारे में बात करे थे। हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एल्बर्ट को जानता था। गिल्ड मास्टर का भी यही कहना है, जो एल्बर्ट था वो ब्लैक ड्रैगन से फाइट करते हुए मारा गया और अभी भी हमारे गिल्ड में उसका एक खाली स्पॉट है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उस स्पॉट को कोई ऐसा भरे जो कि एल्बर्ट से भी पावरफुल हो, यानी कि तुम ओरहुन। लेकिन अब ओरहुन उसके इस ऑफर को साफ साफ मना कर देता है। वो उसे बोलता है, सैल्मा तुम्हें पता है ना कि एक पार्टी में 2 एन्चेंटर नहीं रह सकते। लेकिन ओरहुन अब तो तुम वैसे भी एक स्वॉर्ड्समैन हो ना। और अब सभी के सभी एडवेंचर्स पार्टी डंजन के 40 फ्लोर तक पहुंच चुकी थी और अब सैल्मा बाकियों को ऑर्डर देती है कि उन लोगों को यहाँ पर स्प्लिट होना होगा। तभी हम लोग ग्रुप 10 को देखते हैं और वो लोग बस अकेले ही डंजन को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। उन सभी को भी ये चीज सच में ही काफी बोरिंग लग रही थी। लेकिन तभी वो लोग अब ओरहुन से बातचीत करना शुरू करते हैं और उससे डंजन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं। और उन लोगों को बताता है कि डंजन की इंफॉर्मेशन लेना और डंजन के हर एक पाथ को फॉलो करना और फ्लोर बॉस को खत्म करना ये एक एबिलिटी होती है। और जिस किसी भी गिल्ड के पास और या फिर किसी टीम के पास ज्यादा मेंबर्स होते हैं वो इन चीजों को काफी बखूबी निभा सकते हैं। और अब वो सभी के सभी लोग ओरहुन से बोलते हैं, मास्टर प्लीज हमें लोअर डंजन के बारे में और भी कुछ बताइए ना। और अब ओरहुन भी उन लोगों को बताना शुरू करता है कि लोअर डंजन दरअसल में 76 फ्लोर से स्टार्ट होते हैं और वहाँ पर उन लोगों का सामना आइस लिजर्ड और बाकी के खतरनाक मॉन्स्टर से होता है, जिससे कि वो सभी के सभी बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। इसीलिए वो ओरहुन से और भी ज्यादा क्वेश्चन करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी अब ओरहुन उन लोगों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाता और तभी हम लोग लूना और बाकी हीरोज की पार्टी को देखते हैं और अब वो लोग फाइनली गिल्ड तक आ चुके थे। सबसे पहले लूना गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट एलेनोरा को बोलती है, एलेनोरा जल्दी करो, हम लोगों को गिल्ड मास्टर से मिलना है। माफ कीजिए लेकिन गिल्ड मास्टर इस वक्त एक मीटिंग में है, उन्हें जल्दी यहाँ पर बुलाओ क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वहीं पर अब ओरहुन की पार्टी भी फ्लोर में आगे बढ़ना शुरू कर लेती है। लेकिन लोगों को यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। वो लोग इस चीज को देखकर काफी शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और तभी वो लोग ओरहुन से पूछते हैं, मास्टर क्या लोअर फ्लोर हमेशा ऐसे ही होते हैं? लेकिन तभी अब ओरहुन भी सोच में पड़ चुका था। वो लोगों को बोलता है, नहीं ऐसा कभी भी नहीं होता और कोई भी फ्लोर कभी भी एम्प्टी नहीं रहता। मानो ऐसा लग रहा है कि वो मॉन्स्टर किसी बड़ी चीज से डर रही हो। लेकिन तभी उन लोगों के पीछे एक नल्ला सा गॉब्लिन अब वहाँ पर आ चुका था। इससे पहले ओरहुन कुछ बोल पाता और तभी कैरोलिन अब आगे बढ़ती है। ओरहुन उस पर डीबफ मैजिक का यूज कर देता है और अब कैरोलिन भी उसे फाइनली अब खत्म कर देती है। और तभी ओरहुन कैरोलिन को बोलता है, कैरोलिन प्लीज आगे से ऐसा बिल्कुल मत करना क्योंकि एक डिफेंडर का काम होता है कि वो अपने कॉमरेड्स की हमेशा प्रोटेक्शन करे। तुम एक डॉज टाइप की डिफेंडर हो ना, लगता है मुझे तुम्हें उस स्किल को सिखाना ही पड़ेगा जिसका नाम है एक्टिव डिफेंस। और अब कैरोलिन भी ओरहुन की इस बात को सुनकर सच में ही काफी एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। वो उसे बोलती है, प्लीज मास्टर मुझे सिखाइए। और अब ओरहुन भी उसे सिखाना शुरू करता है कि आखिरकार वो
एक्टिव डिफेंस की एबिलिटी का यूज कैसे कर सकती है और वो एक्टिव डिफेंस का यूज करके डिफेंस के साथ साथ अटैक मैजिक का यूज भी कर सकती है। और अब कैरोलिन भी उस चीज को सीख कर काफी खुश हो चुकी थी। लेकिन तभी हीरोज की पार्टी अब गिल्ड मास्टर से मिल जाती है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि लूना गिल्ड मास्टर को बोलती है, गिल्ड मास्टर हम लोग कैसे भी करके फोर्स टेलीपोर्ट का यूज करना होगा। क्या फोर्स टेलीपोर्ट? क्या तुम्हें पता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो? क्योंकि उसमें काफी माना इंक्लूड होता है। और अब वो लोग भी गिल्ड मास्टर को बताते हैं कि आखिरकार वहाँ पर क्या हो चुका है। और अब वो लोग उसे पूरी की पूरी बात पाते हैं कि अब 92nd फ्लोर का ब्लैक ड्रैगन कहीं से टेलीपोर्ट हो चुका है और अब वो किसी भी ऊपर वाले फ्लोर या फिर नीचे वाले फ्लोर में जा सकता है। और जिसके कारण से कि अब नूब एडवेंचर्स की जान काफी खतरे में पड़ चुकी थी। और तभी अब लूना भी गिल्ड मास्टर को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उन लोगों को कैसे भी करके जल्द से जल्द फोर्स ट्रांसपोर्ट का यूज करना होगा, ताकि वो लोग कैसे भी करके एडवेंचर्स की जान को बचा पाए। और तभी लोगन भी और उनको बोलता है मुझे भी कुछ एडवाइस चाहिए। और उनसे बोलता है ठीक है लोगन, तो तुम एक स्पोर्टर हो तो लगता है मुझे तुम्हें किसी मैजिकल एट्रीब्यूट की एडवाइस देनी होगी। लेकिन तभी लोगन और उनको बोलता है मुझे डीबफ के बारे में सीखना है। और दरअसल जो कोई भी डीबफ होता है वो सच में ही काफी हाई क्लास की मैजिकल स्पेल होती है और कोई भी एरा गैरा उसे कभी भी यूज नहीं कर पाता। आगे अब ओरन लोगन को डीबफ के बारे में सिखाना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि डीबफ काफी हाई लेवल का मैजिकल एट्रीब्यूट होता है, जिसकी हेल्प से कि यूजर अपनी एनिमी की एबिलिटी और एजिलिटी काफी ज्यादा डाउन कर सकता है। और अब लोगन भी इस बात को सुनकर काफी शॉक्ड हो चुका था। यहाँ तक कि वो उसे ये बताता है कि फ्लोर बॉस और फ्लोर मॉन्स्टर पर डीबफ कभी भी यूज नहीं होता, क्योंकि उन लोगों का माना स्ट्रेंथ और माना पॉइंट काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होता है। और अब लोगन को भी इसके बारे में एहसास हो चुका था कि वो कभी भी डीबफ का यूज करना नहीं सीख सकता। लेकिन तभी ओरहन उसे बोलता है तुम्हें डीबफ से पहले बफ मैजिक करना सीखना होगा। और बफ मैजिक काफी ज्यादा एनहांस प्रकार का मैजिक होता है, जो कि किसी भी एन्चेंटर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम लोग अब ओरहन को देखती है और अब वो लोगन को अपने मैजिक के बारे में सिखाना शुरू करता है। वो उसे बोलता है लगता है मुझे तुम्हें वो मैजिकल स्किल को दिखाना ही होगा। और तभी वहाँ से कुछ बीस्ट आना भी शुरू हो चुके थे और उनके ट्रैप मैजिक से अब वो बीस्ट 1 सेकंड के अंदर ही एकदम खत्म हो चुके थे। और लोगन तो और उनकी एबिलिटी को देखकर अब सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। और उनको ट्रैप मैजिक का यूज करते हुए देख सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एक एन्चेंटर इस प्रकार की मैजिकल एबिलिटी का भी यूज कर सकता है। वो बिना किसी कास्टिंग के सिर्फ और सिर्फ ट्रैप मैजिक का यूज भी कर सकता है। और वही हम लोग बाकी गिल्ड मास्टर और बाकी लोगों को देखती है। वो लोग सभी के सभी लोग अपने माना को इकट्ठा करते हैं ताकि वो लोग जल्द से जल्द फोर्स टेलीपोर्ट को एडवेंचर गिल्ड में समन कर पाए और सभी एडवेंचर्स को जो कि डंजन में फंसे हैं उन लोगों को यहाँ पर समन कर पाए। लेकिन अब इस प्रोसेस में सच में ही काफी ज्यादा माना कंज्यूम होने वाला था और साथ साथ में काफी ज्यादा टाइम भी। लेकिन तभी एक हायर अप बोलता है ये सभी की सभी गलती किसी और की नहीं बल्कि हीरोज की पार्टी की है। तभी हम लोग एनी और डायरेक्ट को देखते हैं और वो लोग इस बात को सुनकर सच में ही काफी तक गुस्से में आ चुके थे। लेकिन तभी बाकी की हायर अप और बाकी लोग उन लोगों को शांत कर लेते हैं और अब वो लोग वापस से अपनी स्पेल पर काम करना शुरू कर लेते हैं। वही हम लोग ओरहन को देखते हैं और अब वो बोलता है सोफिया लगता है अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। और अब ओरहन सोफिया को बोलता है लगता है तुम्हें पैरेलल मैजिक करना सिखाना होगा। वो इस बात को सुनकर काफी शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि आज तक उसने कभी भी पैरेलल मैजिक के बारे में कभी भी सुना नहीं था। दरअसल पैरेलल मैजिक काफी खतरनाक प्रकार का मैजिक होता है, जिसकी हेल्प से कि यूजर एक ही बार में तकरीबन 2 या फिर 3 एलिमेंट का यूज कर सकता है और 3 या फिर 4 स्पेल का यूज कर सकता है। जिस बात को सुनकर अब सोफिया भी काफी एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। और तभी ओरहन सोफिया को बोलता है वैसे पैरेलल मैजिक करना तुम्हारी बहन यानी कि सैलमा को भी आता है, तो क्यों ना तुम उससे ही सीख लो। पर सोफिया भी एक नंबर की ठरकी थी। वो उसे बोलती है नहीं, दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये मैजिक करना सिखाए। जिस बात को सुनकर के ओरहन का अजगर भी एकदम एक्टिवेट हो चुका था और वो थोड़ा बहुत शर्मा चुका था। वो उसे बोलता है नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तुम्हें पहले सैलमा को ही पूछना होगा। और वहीं बाकी के हायर अप्स उसी टेलीपोर्ट स्पेल पर काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन लोगों की स्पेल बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होती। लेकिन तभी हम लोग गिल्ड मास्टर को देखते हैं और वो लोग हीरोज पार्टी को ऑर्डर देता है। वो उन लोगों को बोलता है मैं चाहता हूँ कि हीरोज की पार्टी वापस से डंजन में जाए और वहाँ जाकर ब्लैक ड्रैगन को खत्म कर ले। जिस बात को सुनकर की हीरोज की पार्टी काफी हैरान हो चुकी थी, इसीलिए वो अलग अलग बहाना बनाना शुरू करती है। और तभी वो लोग गिल्ड लीडर को बोलते हैं वैसे हमारा बहाना अभी तक रिकवर नहीं हुआ। लेकिन तभी लूना गिल्ड
मास्टर को बोलती है, ठीक है मैं आपके इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। वहीं ओरहुन और बाकी के स्क्वाड्स मेंबर अब फ्लोर बॉस के रूम तक पहुंच चुके थे, जहां पर कि ओरहुन, सेल्मा और बाकी लोग अपने रूकीज मेंबर को बोलते हैं, अब तुम लोगों को देखना है कि आखिरकार एक स्क्वाड्स लोग कैसे लड़ते हैं। हम ओरहुन, सेल्मा और बाकी स्क्वाड्स को देखती है। वो लोग अब जल्द से जल्द फ्लोर रूम में पहुंचते हैं, जहां पर कि उन लोगों का सामना फ्लोर बॉस से होता है और वो सच में ही काफी खतरनाक सा बीस्ट था। हम ओरहुन को देखते हैं और वो सभी लोगों पर अपनी एन्चेंटमेंट एबिलिटी का यूज करना शुरू कर लेता है और यहाँ तक कि ओरहुन तो लड़ाई करते वक्त बफ, डिबफ, ट्रैप मैजिक और पैडलेट मैजिक का भी यूज करा था, जिस चीज को देख करके सभी के सभी लोग काफी एक्साइटमेंट में आ चुके थे। यहाँ तक कि अब सेल्मा अब वहाँ पर आ चुकी थी और वो एक बार में ही तकरीबन 5 स्पेल का यूज कर देती है और अब उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। सोफिया को एहसास होता है कि उसकी बड़ी बहन पैडल मैजिक करना जानती है, जो कि कुछ समय पहले ओरहुन ने उसे करना सिखाया था और वो सभी के सभी लोग ओरहुन के बफ मैजिक का यूज करके उस फ्लोर बॉस को कुछ सेकंड के अंदर ही हरा देती है और सभी के सभी रूकीज स्कॉट लोग इस पार को देखकर सच में ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और वहीं हीरोज की पार्टी अभी भी ग्रेट डंजन की ओर आगे बढ़ी थी ताकि वो लोग जल्द से जल्द ब्लैक ड्रैगन के पास आगे बढ़ पाए, लेकिन तभी ओलिवर लूना को बोलता है, आखिरकार तुमने गिल्ड मास्टर से क्या घटिया सी रिक्वेस्ट की थी। और लूना ने गिल्ड मास्टर को ये कहा था कि उन लोगों को अपनी टेलीपोर्टेबिलिटी 40 या फिर 50 फ्लोर पर यूज करनी होगी। तभी ओलिवर उसे बोलता है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों कहा। लेकिन तभी लूना उन लोगों को समझाती है, क्या तुम लोग अभी तक नहीं समझे, क्योंकि हो सकता है कि उस फ्लोर पर ओरहुन हो और वो ओरहुन ही है जो कि उस ब्लैक ड्रैगन से हमारी जान को बचा सकता है। और इस वक्त पर हम लोग किंगडम के वीकेस्ट एस रैंक की टीम है और जो इंसान इस वक्त पर ब्लैक ड्रैगन को खत्म कर सकता है वो कोई और नहीं बल्कि ओरहुन ही है। और वहीं पर ओरहुन की पार्टी ग्रेट डंजन के 50th फ्लोर तक पहुंच चुकी थी, जहां पर कि सेल्मा ओरहुन को बोलती है, ओरहुन हम लोग चाहते हैं कि इस वक्त पर तुम स्वॉर्ड्समैन की तरह फाइट करो। और अब ओरहुन भी इस बात को मान जाता है और अब ओरहुन आगे बढ़ता है, वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अब अपनी स्वॉर्ड पर इम्पैक्ट मैजिक का यूज कर देता है और वो एक ही स्लैश में उस जायंट क्रैब बॉस को खत्म कर देता है। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि ओरहुन के पास इतना ज्यादा पावर भी हो सकती है, क्योंकि किसी भी जायंट क्रैब का शेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और दरअसल इम्पैक्ट मैजिकल स्पेल को ओरहुन ने खुद अपने हाथों से बनाया था और ये स्पेल काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और तभी सेल्मा भी अब बाकी लोगों पर अपनी एनहांसमेंट एबिलिटी का यूज कर देती है, जिससे कि अब सभी लोगों के मैजिकल एट्रीब्यूट्स अब काफी ज्यादा ओपी से हो चुके थे। वो सभी लोग उस लास्ट फ्लोर बॉस को भी खत्म कर लेते हैं और अब उन लोगों का मिशन फाइनली कंप्लीट हो चुका था। आखिर में जाकर अब सेल्मा उन लोगों को एक गुड बाय स्पीच देती है। वो उन लोगों को बोलती है, अब हम लोगों का मिशन कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। और अब सभी लोग काफी खुश हो चुके थे, लगता है मेरी जॉब यहीं पर खत्म हुई। लेकिन तभी अचानक से और उनको कुछ तो अजीब सा महसूस होता है। अचानक से डंजन वॉल ब्रेक हो चुकी थी और वहाँ से कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन अब वहाँ से बाहर आ चुका था। और अब सभी के सभी लोग ब्लैक ड्रैगन को देखकर सच में ही काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे और उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन कैसे आ सकता है। तो आई होप गाइस तुम्हें वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और अगर तुम्हें इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को हाइप करो और जैसे इस वीडियो पर 600 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। एंड थैंक्स गाइज फॉर 100K सब्सक्राइबर्स। और हाँ गाइज, तुम्हारा वो हर एक कमेंट, तुम्हारा वो हर एक लाइक मेरे लिए काफी ज्यादा मैटर करता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो पर लाइक करो, कमेंट करो और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहूं। और अगर तुम्हें मुझे 100K का तोहफा देना है तो इस चैनल पर ज्वाइन बटन भी एनेबल हो चुका है, तो वहाँ पर जाओ और अब तुम इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पा सकते हो। और हाँ, अगर तुम ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो मैं न्यू एनिमेस डालते रहूंगा और हर एक एनिमे के न्यू पार्ट्स लाते रहूंगा। एंड अगेन गाइज, थैंक्स फॉर 100K सब्सक्राइबर्स।